आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मैं आपको जानकारी दे दूं, इस पाठ से संबंधित 4 वीडियो आ चुके हैं। पहले उन वीडियो को बारीकी से देखिए, उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो हो जाइए तैयार कॉपी पेंसिल लेकर। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है आप लोगों के लिए, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन कौन से हैं। यानी कि मृदा निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है? तापमान, दूसरा वर्षा। बहुत सारे कारक हैं, जैसे हमने समय पढ़ा, पैतृक सेल पढ़े, अपक्षय पढ़ा, परंतु यहां पर हमें सिर्फ कितने लिखने हैं? 2 ही कारकों का वर्णन करना है, जो हमने यहां पर आप तापमान लिख सकते हैं और वर्षा लिख सकते हैं। इसके अलावा समय, पैतृक सेल और उच्चावच, तुंगता, ये कई अन्य मृदा निर्माण में सहायक कारक हैं। आगे देखते हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन जो है, भूमि का निम्नीकरण, तो वो किसके कारणों से हो रहा है? उसके कारणों में क्या है? वन उन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। बाढ़ आ जाए, भूसंकलन हो जाए, बढ़ती जनसंख्या है तो बढ़ती जनसंख्या क्या कर रही है? तेजी से वनों का क्या कर रही है? कटाव कर रही है। साथ के साथ मरुस्थलीकरण का प्रसार। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? कोई 2 कारकों का आपको 2 कारण बताने हैं। तो यहां पर हमने बताया भूमि निम्नीकरण के 2 प्रमुख कारक निम्न है। मृदा अपरदन यानी कि सॉयल इरोजन, आप इसको लिख सकते हैं। इसके कारण भी क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके उपरांत मरुस्थलीकरण लिख सकते हैं। मरुस्थलीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि भूमि का धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षरण होते जा रहा है और धीरे धीरे शुष्कता बढ़ती जा रही है। वनस्पति आवरण को हम मानव काटते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है। तो धीरे धीरे जो मरुस्थल है वह अपने पैर क्या कर रहा है? पसार रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है जो भूमि निम्नीकरण के लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? बड़ा आसान सवाल है कि भूमि जो है यानी कि लैंड जो है, आपकी जो भूमि है, वीडियो नंबर 1 में इस पे डिटेल में हमने चर्चा की थी। ये महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? आप जानते हैं भूमि है, धरा है, धरातल है। इसी धरातल पर विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाएं यानी कि मानव की समस्त जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह इसी धरातल, इसी भूमि पर निर्भर होता है। कौन कौन सी हैं? खेती करना, वानिकी करना, मत्स्यन करना, पर्यटन के है, उद्योग धंधों की स्थापना, ये सारी की सारी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, ये समस्त क्रियाएं किस पर है? निर्भर, सब भूमि पर ही निर्भर है। अतः भूमि को आप क्या कह सकते हैं? एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कह सकते हैं। लिखिए इसको। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन, भूमि क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पृथ्वी पर मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कृषि की हमने बात की, वानिकी है, खनन है, सड़कों हैं और उद्योगों की स्थापना, ये समस्त आर्थिक क्रियाएं कहां पर संपन्न होती हैं? भूमि पर ही संपन्न होती है। इसलिए भूमि अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए। सोपान का मतलब है 2 हमें स्टेप्स बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं। क्या बताने हैं? 2 तरीके बताने हैं। उन तरीकों के नाम बताने हैं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया या उनकी शुरुआत की। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इसकी चर्चा हमने जो चौथा वीडियो आया उसके अंतर्गत इसकी चर्चा की है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत इसकी बात की थी। यहाँ पर
महत्वपूर्ण है। कई सरकार के कार्यक्रम हैं, जैसे वृक्षारोपण करना, वन महोत्सव बनाना, एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, पृथ्वी दिवस है, ओजोन दिवस है। कई ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जो पर्यावरण के प्रति लोगों को प्रकृति प्रेमी बनाने के लिए उन्हें अग्रसर करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण है, सोशल फॉरेस्ट्री, सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएं, वन महोत्सव के लिए प्रोत्साहित करना। और खास की खास एक और कार्यक्रम है जैसे साइटस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसके तहत साइटस क्या है? साइटस का मतलब होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर endangered species of flora and fauna। ये इसका पूरा नाम है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, CITES, साइटस कहते हैं। सी का मतलब कन्वेंशन हो गया, आई फॉर इंटरनेशनल, ट्रेड, ई फॉर एंडेंजर स्पीसीज, यानी कि ऐसी जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, विशेष रूप से 5000 प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की जो नष्ट होने की कगार पे हैं। इसी के साथ 28000 वनस्पति की प्रजातियां जो इस कार्यक्रम के तहत शामिल की गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए। निम्न 2 सोपान हैं, कौन कौन से हैं, जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम फैलाएं जो साइटस के अनुरूप हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। वाटर कंजर्वेशन है, इसके क्या 3 तरीके हैं वो हमें बताने हैं कंजर्वेशन के, उसको आप बताएंगे कौन कौन से हैं। खास की आप जानते हैं हमने 3 नंबर वीडियो में इसकी चर्चा की थी। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जल, खासकर जल की समस्या कहाँ पर है। विश्व में ऐसे स्थान जो शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और ऐसे प्रदेशों में जहां तापमान ज़्यादा है और उसकी तुलना में वर्षण कम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे शुष्क प्रदेश कहलाएंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाएंगे। उन प्रदेशों में क्या करें, हम वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से, कुछ ऐसी तकनीक हैं जैसे वहां पर टपकन विधि है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स का प्रयोग कर सकते हैं आप। साथ के साथ ऐसे स्थानों पर ड्राई क्रॉपिंग, शुष्क कृषि कर सकते हैं आप लोग। साथ के साथ इन स्थानों पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करने के साथ ही हम क्या कर पाएंगे, उन स्थानों पर बेहतर तरीके से क्या करेंगे, जल संरक्षण कर सकते हैं। आप देखिए, लिख लीजिए इसको। यहाँ पर वाष्पीकरण की अधिक दर, कैसी, जहाँ पर अधिक दर है, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, ऐसे क्या कहलाएंगे, जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वर्षण कम होगा, वो शुष्क इलाके कहलाते हैं। उन पे क्या करें आप, ड्रिप इरिगेशन काम में ले सकते हैं। दूसरी टपकन विधि है, इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत स्प्रिंकलरों का इस्तेमाल, फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल ले सकते हैं। साथ के साथ वर्षा जल संग्रहण या संभरण, जिसको आप क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। देखिए, बड़ा आसान सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी कि मृदा निर्माण के हमने बहुत सारे कारक पढ़े, इन्हीं कारकों में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहला है समय। समय महत्वपूर्ण योगदान है उसका मृदा निर्माण में। मृदा का गठन, इसका कोई योगदान नहीं है।
जैव पदार्थों का योगदान है। तो इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे, मृदा का गठन। वह नहीं है, मृदा के अलग अलग जो जैव पैतृक सेल, इसमें उसकी अहमियत होती है, समय की अहमियत है। जैव पदार्थ क्या बनाते हैं, जैव पदार्थ ह्यूमस बनाते हैं, जो ऊपरी भाग होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो सही उत्तर 2 नंबर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कैसे ढाल है? तीव्र ढाल है। बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीव्र ढाल कहाँ है। पहाड़ी इलाकों की बात पूछ रहा है, वहां पर कैसे आप मृदा अपरदन को रोकेंगे? तो क्या है, रक्षक मेखला बनाकर, मल्चिंग करके, या सही उत्तर है वेदिका कृषि करके, यानी कि टेरेस फार्मिंग करके। टेरेस फार्मिंग ये इसका सही उत्तर है, या इसको सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती कर इस तरीके से हम वहां क्या कर सकते हैं, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मल्चिंग अलग है, मल्चिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा था, मल्चिंग के अंतर्गत क्या, भूसा चारा वगैरह जो डोले होते हैं, मेड़ होती है, उन पे लगा दिए जाते हैं, वो मल्चिंग तकनीक है। रक्षक मेखला है, शेल्टर बेल्ट्स हैं, वो कहाँ देखने को मिलेगी, तटीय या शुष्क प्रदेशों में पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ऐसा कारक जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसको हमें ढूंढ निकालना है। पहला है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। ये बिल्कुल सही है। अगला, क्योंकि पूछ क्या रहा है, अनुकूल नहीं पूछ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अगला, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, तुरंत उसको बंद करें, वेस्टेज बचेगा। खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। अब खरीदारी के बाद हम क्या करें, पॉली बैग जो है उसको नष्ट कर दें। कैसे नष्ट करें, ये चीज़ है। तो इसका सही, ये अनुकूल विधि नहीं है, पॉली बैग को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। नष्ट नहीं होते हैं पॉली बैग, पॉलीथीन हजारों वर्षों तक कोई नष्ट नहीं, उसको रिसाइकिल, उसको सही जगह उसका डंप किया जाए, उसको डाला जाए, उसके तहत ही उसका क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सबसे आसान सवाल होता है जिसमें विद्यार्थियों को पूरे अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, बशर्ते एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना सुनना जरूरी है। देखते हैं, पहला क्या है, भूमि उपयोग, दूसरा ह्यूमस है, तीसरा चट्टान बांध है, जैव मंडल है। तो इसको मिलान करेंगे सही से। जैव मंडल आप जानते हैं, जैव मंडल क्या है, इससे मिलान कर दीजिए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच की एक संकीर्ण पेटी को क्या कहा जाता है, जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर कहा जाता है। भूमि उपयोग को आप मिलान कर देंगे। यहां पर आप देखिए, भूमि उपयोग, इनमें से भूमि का क्या किया जाए, उत्पादनकारी क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। लैंड यूज, यानी कि कुछ आर्थिक क्रियाओं में उसका काम में लिया जा सके। अगला है, ह्यूमस क्या होता है, मृदा की ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होता है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर। और चट्टान बांध को आप मिलाएंगे, यह काम आती है रॉक डैम या एम्बैंकमेंट, ये मृदा अपरदन को रोकने में इसका योगदान होता है। सही उत्तरों पर नजर डालते हैं, ये सभी इसके सही उत्तर हैं जो पीछे हमने मिलान किए। आप उसको बारीकी से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पहला, भूमि उपयोग, उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध, मृदा के अपरदन को क्या करता है, रोकता है। अगला, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच का एक क्या है, एक सकरा क्षेत्र है या एक संकीर्ण पेटी है जिसमें ही तो मानव निवास करता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। ट्रू एंड फॉल्स है, पर थोड़ी सी पेचीदगी यहां पर है। हमें अगर वह क्या है, सत्य है, तो उसका क्या बताना है बच्चों, उसका कारण भी बताना है। तो इसमें
तर्क और बुद्धि विवेक की आवश्यकता होगी, सोच कर लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ या ना से जवाब से काम नहीं चलेगा। पहला देखिए, ये सब सवाल हैं आपके, 4 सवाल पूछे गए हैं। सत्य असत्य का पहले निर्णय कर लेते हैं। पहला है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। जो भारत में या भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह बहुत आबाद क्षेत्र है, यानी कि वहां अत्यधिक जनसंख्या निवास कर सकती है। बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सहमत है हम इससे। यह कथन क्या है, एकदम सत्य है। ठीक है, अगला कारण बाद में देखेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे पर डे जो कंजप्शन है वो बढ़ता जा रहा है और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वह कम होती जा रही है। यह बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है, करेक्ट है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह क्या है, असत्य है। उसे बीज की फसल उगाना नहीं कहते, उसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को क्या करते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। ये मानवीय पारितंत्र को व्यवस्थित नहीं रखते। अगर मानव क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो वह एक महत्वपूर्ण प्रभावी कारक है जो जलवायु परिवर्तन में क्या है, सबसे बड़ा उसका कारण सिद्ध हो रहा है। कौन, मानव का हस्तक्षेप नुकसानदायक है, संतुलन नहीं करता। तो इसके क्या होगा, ये बिल्कुल, ये क्या है, ये भी असत्य है। करेक्ट, आप असत्य लिखेंगे। अब इसके एक एक करके हम जो सवाल हमने यहाँ लिखे पढ़े इन्हीं को अब इनके कारणों सहित आप नोट कर लीजिए, जिसका विवरण आगे ये दिया गया है। पहला है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या भारत में, दोनों चीजें सही हैं, का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। यह कथन क्या है, सत्य है। यही हमने लिखा, कैसा है, सत्य है। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई मृदा को ही क्या कहा जाता है, जलोढ़ या एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। क्या पाई जाती है यहाँ पर, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। करेक्ट, और एल्यूवियल सॉइल अगर पाई जाती है तो वहां पर कृषि की उत्पादकता है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, परिवहन का अच्छा तंत्र देखने को मिलता है। ये कुछ खास बातें वहां मिलती हैं, नोट कर लीजिए। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलोढ़ मृदा के निक्षेपों से आवृत है। करेक्ट, जहां बहुतायत में कृषि की उत्पादकता है, खेती बहुत ज्यादा होती है, विस्तृत परिवहन तंत्र है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में सड़क और रेल परिवहन ज़्यादा देखने को मिलता है आसानी से। अत्यधिक जनसंख्या इसलिए वहाँ क्या करती है, निवास करती है। यही पूछा गया था। आबाद प्रदेश का मतलब वहाँ जनसंख्या निवास करती है। अब उदाहरण लिख लीजिए, कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें, वहां वितरण की दृष्टि से देखें, घनत्व के आधार पर नहीं बात करेंगे, वितरण के आधार पर बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है और असम, यह वह प्रदेश है जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। यह कथन कैसा है, हमने बात की थी, यह कथन सत्य है। पानी कम हो रहा है क्योंकि मानव के जल संसाधन के अविवेकपूर्ण अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप भारत में, तो कारण हो गया ना पता, क्या है कारण, अविवेक, अत्यधिक दोहन कर रहा है, उसका संरक्षण के लिए कुछ काम नहीं कर रहा। तो प्रति व्यक्ति क्या होगा,
उपभोग ज़्यादा हो गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है भाई, संसाधन तो सीमित हैं, उसको पुनः चक्रित होने में, नवनीकरण होने में समय लग रहा है, वो समय तो मानव दे ही नहीं रहा है, तो उसी के कारण ये प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, एक उदाहरण और दिया है, जैसे आपकी पुस्तक में हमने इसकी चर्चा की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर कितनी हो गई है, 6000 घन क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं, जो उपभोग है, उपभोग का जो दर है वो जस्ट कितना 50% का उसमें क्या हो गया है, इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। क्लियर। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह कथन कैसा है, असत्य है। उसे बीज की फसल लगाना यानी कि इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं। वह क्या कहलाता है, वह रक्षक मेखलाएं यानी कि वह शेल्टर बेल्ट कहलाता है, शेल्टर बेल्ट कहलाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में एक कतार में पेड़ों को लगा दिया जाता है, वायु चलेगी तो वायु से मृदा का अपरदन नहीं होगा। समझ गए, सही, इसका कारण भी आपको बता दिया है मैंने। अगला सवाल 4 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका जो जलवायु में परिवर्तन होने का मुख्य कारण मानव का अत्याधीन संसाधनों का दोहन है, अविवेकपूर्ण दोहन। यह कथन असत्य है और जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रमुख कारण इसको माना जाता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगला सवाल, क्रियाकलाप, ये आपकी पुस्तक में अंत में दिए गए हैं। ये काम आपको ही करने हैं। जब आप चारों वीडियो इसके देखेंगे, आपको बहुत आसानी से इस क्रियाकलाप को आप पूरा कर सकते हैं। इसकी तालिका दी गई है, उसको आप चर्चा करके, इंटरव्यू करके पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या है, भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज के बारे में आपको बात करेंगे हम। लैंड, भूमि का किस किस रूप में उपयोग किया गया है। प्रतिरूप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। यानी कि लैंड यूज धीरे धीरे बदल रहा है भाई। हम प्राग ऐतिहासिक काल से बात करें, भूमि के ऊपर कोई इंसान जानता ही नहीं था। संग्रह था, शिकार करता था, आखेट करता था। धीरे धीरे सभ्यताएं आई, कृषि करने लगा, और कृषि के साथ धीरे धीरे फिर अलग अलग समय बदलते गए। तीव्रता उसके संसाधनों का उसने दोहन प्रारंभ कर दिया, और उसके जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप थे वह बदलते गए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होने लगी। अब जब गांव से कस्बे, कस्बों से शहर, शहर से महानगर ये विस्तारित होने लग गए, तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या देख रहे हो, भूमि उपयोग यही तो परिवर्तन बता रहा है कि प्रतिरूप में पूरा परिवर्तन देखने को मिलता है। हमने एक वीडियो में चर्चा की थी, 4 चित्र मैंने आपको दिखाए थे, उसमें बताया था पहले देखो क्या खेती कैसे होती थी। अब खेती के प्रारूप भी बदल गए हैं। खेत खत्म हो गए, जंगलात खत्म हो गए, उसकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। ये एक मुख्य समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप उसको नोट करेंगे और लिखेंगे। अपने माता पिता और बड़े लोगों से इसका पता लगाइए, एक अंतर पता लगा सकते हैं। आपके माता पिता 30 साल पहले की जानकारी आपको देंगे, आप वर्तमान समय से उसकी तुलना कर सकते हैं और इस तालिका को पूरा करेंगे। लिखना क्या है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। कारण उसके बताए गए हैं। प्रतिरूप, जो लैंड यूज पैटर्न बदल रहा है, भूमि का उपयोग प्रतिरूप बदल रहा है, उसके महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? बढ़ती जनसंख्या है, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, विनाश हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही क्या करना पड़ेगा बच्चों, रोकना पड़ेगा। तो क्या करें इसके रोकने के लिए? क्या कर सकते हैं हम? वन रोपण कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लगा सकते हैं, भूमि उद्यान,
लैंड रिक्लेमेशन होता है, लैंड पुनर्सुधार कार्यक्रम है, भूमि सुधार कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। रासायनिक व कीटनाशकों और उर्वरकों यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज को भी आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसकी जगह जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर आधारित खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनियमित उपयोग तथा अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग को भी कम कर दे। तो ये सब चीजों को अगर हम अपनाएंगे तो जो भूमि उपयोग प्रतिरूप है, भूमि का जो दोहन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ये उसके भी साथ है। आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ये सभी बातें आपकी पुस्तक में बताई गई हैं, जिनकी हमने गत वीडियो में चर्चा विस्तार से की है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। निरंतर देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।